जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 14वां क्लास देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 13 क्लासों की सहायता से बहुत कुछ कवर किया है। तो यदि अभी तक किसी भाई बहन ने उन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर चैनल पर वीडियो है देख लीजिए। और मैं उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग आराम से क्रमानुसार देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो मेडाइवल हिस्ट्री से बच गया था आपका टॉपिक, जैसे कि मुगल काल, उत्तर मुगल काल और मराठा साम्राज्य, तो इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं जो कि आपको परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इससे पहले मेडाइवल हिस्ट्री का एक और वीडियो था जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, सूफी और भक्ति आंदोलन तथा सिख संप्रदाय से जितने भी एक्सपेक्टेड प्रश्न थे उसको हमने कवर किया था। यानी कुल 2 वीडियो में हम लोगों ने मेडाइवल हिस्ट्री को खत्म कर दिया। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है बाबू कि अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही डेली क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए पहला सवाल है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो बाबर था। कौन? बाबर। अगला सवाल है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल साम्राज्य का नींव डाला। चलिए अगला सवाल है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो बाबर मूल रूप से आपका कहाँ का शासक था, फरगना का। कहाँ का? फरगना का। ये जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि बाबर का जो भारत पर प्रथम अभियान है ये किस वर्ष हुआ था। तो आपको हुआ था 1519 में बाजौर में। 1519 में इसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, प्रथम अभियान था इसका, ठीक ना, जिसमें इसने बारूद का प्रयोग किया था और भेरा का किला जीता था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये भारत में रह गया था। अगला सवाल है कि बाबर ने किस युद्ध में, तुलना युद्ध यहाँ नहीं होगा, यहाँ तुलना युद्ध, यहाँ टाइपिंग गलती हो गया है, यहाँ तुगलमा युद्ध होगा। कौन होगा? तुगलमा युद्ध नीति, यहाँ लिख दे रहा हूँ, तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध के समय किया था। अगला सवाल है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। तो वो कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। देखिए जितने भी युद्ध है ना, मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने बताया था ना कि इतिहास में जितने भी युद्ध है, या तो बाबर से हो, हुमायूं से, अकबर से हो, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, तो ये जितने भी युद्ध हैं मैं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें भी बताऊंगा, इसमें भी बताऊंगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं उसको अलग से बता दूंगा, ठीक। इसमें मैंने नहीं लिखा है बाबर को जो युद्ध लड़ा है उसमें, इसमें इस वीडियो में उसको कवर नहीं किया हूँ। चलिए अगला सवाल है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर को कौन सी उपाधि दी गई। तो कलंदर की उपाधि। किसकी उपाधि दी गई बाबू? कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर मतलब जानते हैं ना क्या होता है? अगर जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। इसने चांदी के सिक्के जब जीत गया था ना, तो चांदी के सिक्के बहुत दान में दिया था सबको। अगला सवाल है कि बाबर का आत्मकथा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो किसने किया था? अब्दुल रहीम ए खाने खाना फारसी में अनुवाद किया था। जबकि इसका जो ओरिजिनल बाबरनामा है वो किस भाषा में था? तो वो तुर्की भाषा में था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में था, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि दिल्ली का किला या कोना मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो दिल्ली का किला या कोहेना मस्जिद का निर्माण आपको शेर शाह सूरी ने कराया था। किसने? शेर शाह सूरी ने कराया था। अगला सवाल है कि मुगल काल का वह कौन सा शासक है जो ज्योतिष में विश्वास करता था। तो बाबू वो कौन सा शासक है? आपको हुमायूं है। कौन है? हुमायूं। ये शनिवार को काला रंग, रविवार को पीला, सोमवार को अलग अलग कलर का पहनता था कपड़ा, ठीक ना, इसलिए ये ज्योतिष में विश्वास करता था। अगला सवाल है कि अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया। तो हरम दल या फिर पेटीकोट शासन भी बोला जाता है, तो उसको 1562 में इसने इससे मुक्त कर लिया खुद को। चलिए अगला सवाल है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म आपको अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अगला सवाल है कि अकबर का युद्ध मेवाड़ किस शासक के साथ हुआ था। यानी अकबर का जो युद्ध हुआ था मेवाड़, जिसमें खुद उसने प्रतिनिधित्व किया था, तो उसमें उस समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो वो था उदयसिंह। ये बार बार परीक्षा में पूछता है, मेवाड़ का शासक कौन था? उदयसिंह। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि अकबर सर्वप्रथम कहाँ पुर्तगालियों से मिला और सर्वप्रथम समुद्र को देखा। यानी किस अभियान के समय उसने पुर्तगालियों से मिला था और सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात अभियान के समय। कब? गुजरात अभियान के समय। चलिए अगला सवाल है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। तो अकबर ने जजिया कर आपको 1564 में समाप्त किया। कब समाप्त किया? 1564। इसके अलावा और भी इसके रिलेटेड फैक्ट्स है, जैसे दास प्रथा का इसने अंत 1562 में किया, मजहर की घोषणा इसने 1578 में किया, दीन इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में किया। तो ये सब आपको याद कर लेना है। जजिया कर इसने 1564 में समाप्त किया, दास प्रथा का अंत 1562 में किया, मजहर की घोषणा इसने 1578 में किया और दीन इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में किया था, ठीक ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अकबर के काल को क्या कहा जाता है? तो बाबू अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या फिर मुगल काल का भी स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के काल को। अगला सवाल है कि नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो जो नूरजहाँ का वास्तविक नाम है वो मेहरुन्निसा था। क्या था? मेहरुन्निसा। इसके बाद अगला सवाल है मुगल काल में गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपको नूरजहाँ की जो माँ थे असमत बेगम, इसने किया था। इसके बाद अगला सवाल है किसके समय काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर के समय काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक ना। इस समय चित्रकारी बहुत हुई थी इसलिए चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहाँ। किसके काल को? शाहजहाँ के काल को, क्योंकि इस समय बहुत कुछ बना था, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि सजदा एवं पैबोस प्रथा को किसने समाप्त कर दिया? तो किसने समाप्त किया था? तो शाहजहाँ ने। सजदा एवं पैबोस प्रथा को किसने समाप्त किया था? शाहजहाँ ने समाप्त किया था। इसके बाद अगला सवाल है कि इस्लाम धर्म अस्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो वो किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। मैंने पिछले वीडियो में जब मेडाइवल हिस्ट्री का पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या भी औरंगजेब ने करवाई थी। तो देखिए आप सही से पढ़े नहीं हैं, अगर आप डीप पढ़ेंगे ना तो इनडायरेक्टली वे में औरंगजेब ही ने करवाया था। 1705 में जो गुरु गोविंद सिंह की हत्या होती है तो उनकी जो हत्या है वो औरंगजेब ही ने करवाया था, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, बाकी इनको तो फांसी दे दिया था। अगला सवाल है कि हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक किसके शासनकाल में थी? तो जो हिंदू मनसबदारों की संख्या है वो सर्वाधिक आपको औरंगजेब के शासनकाल में थी। किसके शासनकाल में? औरंगजेब। चलिए अगला सवाल है कि भारत में जो जीटी रोड है ये किसने बनवाई था? यानी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये शेर शाह सूरी ने बनवाई है। किसने? शेर शाह सूरी। इसके बाद अगला सवाल है कि गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने। उसके बाद अगला सवाल है कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाबू आपको अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। इसके बाद अगला सवाल है कि 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो आपको अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। हालांकि मैं जब युद्ध बताऊंगा तो इसको अच्छे से समझाऊंगा। अगला सवाल है कि दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि 1582 में आपको अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म का शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था वो किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से। किस साम्राज्य से? अहमदनगर से, ठीक ना। ये जितने भी फैक्ट्स हैं ना यही आपको परीक्षा में पूछेगा, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। इसमें समझाने वाला कुछ चीज़ है नहीं। अगर डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाने होता तो थोड़ा बहुत आपको समझाता तो आपको वहाँ से कुछ क्लियर होता। चलिए अगला सवाल है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो फारसी थी। चलिए अगला सवाल है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ये तो पता ही है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में, यही से आपको मुगल जो राज्य है इसकी नींव पड़ गई। अगला सवाल है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर के समय, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है ना। चित्रकारी का स्वर्ण युग आपको किस काल को कहा जाता है? जहांगीर को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो किसने लिखी थी? वो अबुल फजल ने। अभी मैंने ऊपर बताया आईने अकबरी, तो अबुल फजल ने लिखा है, ठीक ना। अगला सवाल है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है बाबू? तो हुमायूं नामा आपको लिखा है गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। चलिए अगला सवाल है कि शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो शेर शाह की महानता के आपका प्रतीक है प्रशासनिक सुधार, यानी प्रशासनिक सुधार में बहुत वो उसने काम किया था। अगला सवाल है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से किया गया था? तो किया गया था रज़्मनामा नाम से। किस नाम से? रज़्मनामा नाम से, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो इसका जो भू राजस्व मंत्री था वो टोडरमल। कौन था? टोडरमल। अगला सवाल है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या फिर पूजा गृह का क्या नाम था? तो वो नाम था आपका इबादत खाना। क्या था? इबादत खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो बाबू किसके काल में? अकबर के काल में, ठीक ना। अब अगर आपको पता होगा तानसेन का मूल नाम पूछता है परीक्षा में तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक ना। कमेंट करने में आपको क्या जाता है, हमको समझ में नहीं आता है। यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिए ना। कमेंट करने में कुछ बुराई है क्या? हमको नहीं समझ में आता है। कमेंट कीजिए जल्दी। अगला सवाल है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अकबर से, ठीक ना। अकबर के शासनकाल से संबंधित है, यानी उसी के समकालीन है। अगला सवाल है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आगरा से दिल्ली लाने वाला शाहजहाँ था। अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाया था शाहजहाँ। अगला सवाल है कि अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षण कौन था? तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर जब छोटा था तो था। अगला सवाल है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो इसका निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो
बाबू किसने की थी? तो उसने बाबर ने किया था, ठीक ना, बाबर। अगला सवाल है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास, यानी महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी, ठीक। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का कितने बार? 2 बार। अगला सवाल है कि जो जीटी रोड है वो जोड़ती है, तो कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। किसको? कोलकाता और अमृतसर को जीटी रोड जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का आपका रोहतास जिले के सासाराम में है, ठीक ना, सासाराम में। चलिए अगला सवाल है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वो आपको कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में। चलिए अगला सवाल है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो सिसोदिया वंश। कौन? सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। किसको? औरंगजेब को। चलिए अगला सवाल है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो वो मोहम्मद हुसैन थे। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से इसने अलंकृत किया था। अगला सवाल है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको 1576 में, ठीक ना, 1576 में लड़ा गया था। चलिए अगला सवाल है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो वो किसके समय? तो शेरशाह के समय। शेरशाह सूरी के समय आपको मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला सवाल है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का जो मकबरा है, ये पूछ देता है कभी कभी कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना शेरशाह के समय कब की थी? तो इसका डेट याद कर लीजिए, 1540, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तो मान लीजिए अगर इससे आपको दिक्कत हो रहा होगा याद होने में, तो हुमायूं में हे माँ आ रहा है, हे माँ, और दिल्ली में दिल आ रहा है, तो हे माँ मेरे दिल में रहो, यानी सबकी माँ अपने दिल ही में रहती है, ठीक ना, यानी जो अपनी माता से प्यार करता है उसको दिल में ही रखता है अपनी माँ को। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। और अगर वही पूछ देगा आपको बाबर का, तो बाबर को पता ही है कि एक भी युद्ध हारा नहीं था, भारत में आया था, तो उसको काबू कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो वहाँ से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है? काबुल में है, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो किसने किया था? हुमायूं ने, ठीक ना। एक बार जब शेरशाह सूरी इसको भगा दिए थे, भाग गया था हार कर, तो उसके बाद फिर से दोबारा आया था जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो अगला सवाल है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो बीबी का जो मकबरा है वो कहाँ है? औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो किसने करवाया था? जहांगीर ने, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया? देखिए ये सवाल आपको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसके बाद एक अफगान विधवा 100 को काबुल ले गई और वही एक बाग में दफनाया। तो वो आपको बाबर को आपको काबुल में बाद में दफनाया गया, ठीक ना, पहले आगरा में दफनाया गया था। तो उसका जो आत्मकथा है, यानी उसकी जो अपनी जीवनी है, उसमें उसने लिखा था कि मैं चाहूँगा मरने के बाद कि मुझे दफनाया जाए। कहाँ? काबुल में, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो विलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? विलग्राम का युद्ध जीतने के बाद उसने अपना अफगान जो सत्ता है उसकी स्थापना की, ठीक ना, इसने हुमायूं कहा रहा था। अगला सवाल है कि शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा में। किस शहर में? आगरा में, ठीक, आगरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने पुनः लगाया था। मैंने आपको जजिया कर वाला जब बता रहा था दिल्ली सल्तनत, तो उस समय बताया था, और पूरी तरह से मोहम्मद शाह ने समाप्त किया था, ये भी बताया था। अगला सवाल है कि अकबर के शासनकाल में जो अमल गुजार नामक अधिकारी था उसका कार्य क्या था? तो बाबू भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना इसका कार्य था। अगला सवाल है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो आपको हुई थी हुमायूं की। हुमायूं ने दिन पनाह नामक नगर भी बनाया था और उसी में इसने पुस्तकालय भी बनाया था। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये गिरकर मर गया था। चलिए अगला सवाल है किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए नेलपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये किसके लिए लिखा है बाबू? तो हुमायूं के लिए, ठीक ना, हुमायूं के लिए। अगला सवाल है कि मुगल प्रशासन में जो मुहतसिब था ये क्या था? तो ये एक लोक आचरण अधिकारी था। क्या था? लोक आचरण अधिकारी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, यही इंगित करता है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, उसके बाद अगला सवाल है किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और फिर बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई थी और उसके बाद सुल्तान की उपाधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो जिहाद का अर्थ है दारुल उल सलाम। दारुल सलाम जिहाद का अर्थ है। उसके बाद अगला सवाल है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण आपको कराया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। उसके बाद अगला सवाल है कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो आपको ए.एल. श्रीवास्तव ने
मुगल काल का स्वर्ण युग आपको शाहजहां के शासनकाल को कहा है, जबकि ऐसे अगर बात की जाए तो मुगल काल का स्वर्ण काल आपको अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी आपको शेरशाह के समय बनाया गया था। ठीक, इसके बाद अगला सवाल है किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो आपको मिलता है शेरशाह के मकबरे में, शेरशाह के मकबरे में। ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका फरीद खां था, इसका बचपन का नाम था फरीद खां। उसके बाद अगला सवाल है कि शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कहाँ का था? तो बाबू सहसराम या फिर सासाराम का जागीर। ठीक, सासाराम का। अगला सवाल है जब्ती प्रणाली किसके ऊपर थी? तो शेरशाह द्वारा जब्ती प्रणाली शुरू की गई थी। उसके बाद अगला सवाल है मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, अर्जुमंद बानो बेगम। वही मैंने आपको बताया कि आपको जो नूरजहाँ थी उसका मूल नाम तो मेहरुन्निसा, वही भी पूछता है। ठीक ना। अगला सवाल है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को, इसको आलमगीर भी बोला जाता है। ठीक ना। अगला सवाल है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पंचमहल हो जाएगा। कौन सा? पंचमहल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन था? तो कछवाहों से, कछवाहों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो किसने लिखी थी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा है वो फारसी भाषा में लिखा था। अगला सवाल है कौन सा मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वो आपको रबिया उदौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा, इसको द्वितीय ताजमहल भी बोला जाता है। अगला सवाल है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। कौन हो जाएगा? औरंगजेब। इसके बाद अगला सवाल है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो अबुल फजल। ठीक ना। और ये दीन इलाही का जो मेन प्रधान था इसको अबुल फजल को ही बनाया गया था। चलिए अगला सवाल है कि अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुहेली है वो पंचतंत्र का है। ठीक ना। पंचतंत्र के जो लेखक हैं विष्णु शर्मा, इसी का अनुवाद जब मुगल काल में हुआ था तो अनवार ए सुहेली नाम से हुआ था। उसके बाद अगला सवाल है कि खरमट का युद्ध या घरमट का युद्ध भी बोलते हैं, ये अप्रैल 1658 में हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? औरंगजेब और दारा शिकोह। उसके बाद अगला सवाल है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। कौन था? मंसूर। उसके बाद अगला सवाल है किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। ठीक ना, गुलबदन बेगम। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। और मैंने आपको बताया था, पूछा है कि तानसेन का मूल नाम बताइए, तो आपको कमेंट करना है। उसके बाद अगला सवाल है कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? तो फतेहपुर सीकरी में इसने अपनी इमारत बनाई थी। ठीक है ना, जो कि बहुत अच्छी इमारत है। अगला सवाल है कि हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 है, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी युद्ध का इसका मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन करना, यानी राणा प्रताप थे, महाराजा राणा प्रताप सिंह, इनको हराना इसका मूल उद्देश्य था और अपने अधीन करना था। चलिए अगला सवाल है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ये बार बार परीक्षा में पूछता है। दसवंत पूछ देगा कि दसवंत किसके समय चित्रकार थे? तो ऑप्शन में दे देगा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो बहुत लोग जहांगीर मार के आ जाते हैं, लेकिन अकबर के समय आपको दसवंत थे। ठीक ना, याद कर लेना है। अगला सवाल है कि शेरशाह ने असरफी, रुपया तथा दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे, ये किन धातु से बने थे? तो बाबू जो रुपया था वो सोना से था, दाम था वो चांदी से था, और असरफी सोना का था, रुपया चांदी का था, और दाम जो था वो तांबा का था। ठीक ना, एक बार देख लीजिए, परीक्षा में पूछता है तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। कौन कौन, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो असरफी था ना वो सोना का था, ठीक, रुपया जो था चांदी का था, और दाम जो था वो तांबा का था। ठीक, आप गाना नहीं सुने हैं, तेरी झलक असरफी, सुने हैं ना गाना पुष्पा फिल्म का? तो असरफी मतलब वही सोना। चलिए अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो कौन था बाबू? मीर बख्शी था। अगला सवाल है, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? वो राजा राम ने अकबर की जो कब्र है उसको खोदकर उसकी जितनी हड्डियाँ थी बची हुई थी उसको जला दिया था। अगला सवाल है कि अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? तो असीरगढ़ का किला जीता था, असीरगढ़ विजय इसका सबसे अंतिम अभियान था। अगला सवाल है कि अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध को दबाते समय बीरबल की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला सवाल है कि अकबर ने किसे कबीरा या कविराज की उपाधि दी थी? तो बीरबल को दी थी, बीरबल को। उसके बाद अगला सवाल है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो अबुल फजल की हत्या जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने किया था। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है, पहले भी आया था ये सवाल। उसके बाद एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो बाबू तो नूरजहाँ ने बनाया था। किसने? नूरजहाँ ने बनवाया था। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने स्वीकार नहीं की थी।
किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की आरंभ की थी? तो शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी। उसके बाद अगला सवाल है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वो वीणा बजाता था। क्या बजाता था? वीणा। जहांगीर को कहाँ दफना गया था? तो लाहौर। इसको कैसे याद करेंगे? जहांगीर में आ रहा है जहांगीर यानी पूरा ये जहाँ चाहता है पैसा लेने के लिए, ठीक ना। औरंगजेब को हमको लग रहा है कि लाहौर में दफनाया गया था। इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, ठीक। इसको देख लीजिएगा, जैसे कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि औरंगजेब को दफनाया गया था लाहौर में। चलिए अगला सवाल है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म आपको शिवनेरी के दुर्ग में 1627, यहाँ 1727 हो गया है, ये थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा 1627 में, ठीक ना। हालांकि मैं इसको सुधार कर दूंगा PDF में। अगला सवाल है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो राजनीतिक गुरु का उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। उसके बाद अगला सवाल है कि शिवाजी ने पुरंदर का किला कब जीता था? तो 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला इन्होंने जीता था। शिवाजी द्वारा सूरत की प्रथम लूट 1664 में की गई थी और 1670 में इन्होंने सूरत को दोबारा लूटा, यानी दूसरी बार कब लूटा? 1670 में। ये डायरेक्ट पूछता है, तो हम लोग मराठा साम्राज्य को देख रहे हैं, ठीक ना। अगला सवाल है कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो बाबू शिवाजी और राजा जयसिंह, यानी जो कछवाहा राजा जयसिंह हैं, इनके बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। उसके बाद अगला सवाल है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया था? तो वाराणसी के एक मंथ है गंगा भट्ट, इन्होंने 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि छापेमार शैली और गुरीला युद्धपत्ति का पथ प्रदर्शक कौन है? यानी छापेमार शैली और गुरीला, यह गुरीला होगा, चाहे गुरीला कोई भी है। गुरीला जो युद्ध पद्धति है, इसका शुरुआत किसने किया था? तो किसने किया था? शिवाजी ने। किसने किया था? शिवाजी ने। चलिए अगला सवाल है, चौथ एवं सरदेशमुखी कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो जो चौथ और सरदेशमुखी कर है वो शिवाजी के द्वारा लगाया गया था, ठीक ना, शिवाजी के द्वारा। चलिए अगला सवाल है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़। अगला सवाल है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो जो अष्टप्रधान थे वो शिवाजी के समय थे, शिवाजी के समय, ठीक। अगला सवाल है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? तो कर्नाटक अभियान था। कौन था? कर्नाटक अभियान अंतिम इनका सैन्य अभियान था। अगला सवाल है कि शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी की हत्या किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवाई थी। उसके बाद अगला सवाल है कि खेड़ा के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खेड़ा के युद्ध आपको संभाजी के पुत्र साहू और ताराबाई से हुआ था, ठीक ना, ताराबाई से हुआ था, 1707 में पूछता है। अगला सवाल है कि मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा किसे बनाया गया था? तो मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा आपको बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया था। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। उसके बाद बात करते हैं, अगला है संगोला की संधि कब हुई थी? संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? संगोला, ये संगोली नहीं है, संगोली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना, वो नेपाल से हुई थी, लेकिन यहाँ संगोला पूछा है। अगला सवाल है कि बालाजी बाजीराव का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब था। बालाजी बाजीराव का वास्तविक नाम नाना साहब था। उसके बाद अगला सवाल है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सम्राट जो सरदार हैं वो पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में इन्होंने बेसिन संधि के तहत सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार किया था। उसके बाद देखिए कुछ संधियां हैं जो कि आपको परीक्षा में प्रश्न पूछता है, जैसे सूरत की संधि 1775, तो इसको कैसे याद करेंगे? सूरत से सूरत आ गया, 75 से पचकल आ गया, यानी जो किसी का सूरत नहीं होता है, यानी जो फेस होता है वो पचकल रहता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। वैसे पुरंदर की संधि याद कर लीजिए 1776 में, आपको कुछ ऐसा ट्रिक आ रहा है। तो बाकी सालाबाई देखिए बाई में बाई आ रहा है, 1782 में भी कुछ आ रहा है ना, बाई 82 बाई ऐसे करके, तो उसको याद कर लीजिएगा। बेसिन की संधि आपका 1802 में हुआ था, एक सेकेंड, बेसिन की संधि 1802 में हुआ था, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जी, हाँ। बेसिन की संधि 1802, इसको कैसे याद करेंगे? तो बेसिन से बेसन आ रहा है, बेसन आप जाते हैं मांगने दुकान पर, कहते हैं ए बेसन जी, ए बेसन दो जी, नहीं खाते हैं दुकानदार से, ए दुकानदार बेसन दो, तो दो से आप याद कर लीजिए। देवगांव की संधि 1803 में हुआ, इसको भी याद कर लीजिए। नागपुर की संधि 1816 में हुआ था, तो नाग हमेशा सोए रहते हैं, पता ही आपको, अगर जग जाएंगे तो तबाही मचा देंगे। ग्वालियर एक साथ रहते हैं, तो एक साथ में 17 हो जाएगा। मंदसौर 18 हो जाएगा। अगर आपका बुद्धि 18 साल में भी मंद है तो आपका नौकरी नहीं लगेगा, इसलिए कि 18 साल पर ही आपका जॉब लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से इसको कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे याद करना है। सूरत की संधि कैसे याद करना है? तो सूरत किसी का पचकल रहता है, तो पचकल से आपका 75 हो जाएगा। पुरंदर की संधि याद कर लीजिएगा किसी भी ट्रिक से। सालाबाई बाई आ रहा है, इसमें भी बाई आ रहा है 1782 में। बेसन आप किसी भी जाते हैं दुकान से मांगने तो कहते हैं बेसन दो जी, या दुकानदार बेसन दो, तो 2 से 2 हो जाएगा। देवगांव की संधि 3 में हो गया। नागपुर हमेशा नाग सोए रहते हैं, नहीं सोए रहेंगे तो तहलका मचा देंगे, तो 16 हो जाएगा। ग्वालियर जितने भी ग्वाले होते हैं गाय चराने वाले वो एक साथ रहते हैं। और मंदसौर से मंद हो जाएगा, और 18 अगर 18 वर्ष में भी आप मंद है तो फिर समझिए कि आपका मंटाधार है। उसके बाद एंग्लो मराठा युद्ध है जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। एंग्लो मराठा युद्ध हम लोग जब युद्ध पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए परीक्षा में पूछता है कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उसके संस्थापक पूछ देता है। तो अवध से जो स्वतंत्र हुआ था वो सादत खां,
ठीक ना, अवध, सॉरी जो मुगलों से स्वतंत्र हुआ था वो राज्य अवध है, ठीक ना, और इसका संस्थापक सआदत खां, सुन ठीक, कौन, सआदत खां। अगला है बंगाल, बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलीज खां। कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्ला खां और भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन एवं बदनसी। तो ये जो थे मुगलों से स्वतंत्र हुए थे मोहम्मद शाह के समय, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह था उसके समय ये सब स्वतंत्र हो गए थे मुगलों से और इनके संस्थापक हैं। अगला सवाल है, हम लोग उत्तर मुगल काल की ओर तरफ बढ़ते हैं। 5-10 क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि मुअज्जम किसका मूल नाम था? तो जो बाबू मुअज्जम है वो बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम था। किसका? बहादुर शाह प्रथम का। उसके बाद लंपट मुर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को कहा जाता है। फारूक सियर किसके सहयोग से शासक बना था? तो सैयद बंधुओं के शासक से, सैयद बंधुओं की सहायता से वो शासक बना था। उसके बाद अगला सवाल है कि बंदा बहादुर को फांसी पर किसने चढ़ाया था? तो फारूक सियर ने 1716 में चढ़ाया था, ठीक ना। उसके बाद फारूक सियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान कब किया था, जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है? तो 1717 में दिया था, शाही फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। उसके बाद अगला सवाल है कि नादिर शाह ने किसके समय आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने 1739 में मुहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह इसको बोला जाता है, इसी के समय आक्रमण किया था, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वही मोहम्मद शाह ही था, क्योंकि जो ये मयूर सिंहासन था और तख्ते ताउस इसको नादिर शाह ईरान लेकर चला गया था, ठीक ना। इससे इसको हराकर यहाँ से ईरान लेकर चला गया उठाकर सब चीज़। अगला सवाल है कि हैदराबाद के चिनकिलीज खां को निजाम उल मुल्क, ये पूछता है, निजाम उल मुल्क की उपाधि एवं सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह दिया था, मोहम्मद शाह, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला सवाल है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था? आलमगीर द्वितीय था। और वही राजा राम मोहन की राजा की उपाधि किसने दिया है? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया है। कौन दिया है? अकबर द्वितीय। और अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबू बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको रंगून इसका कहा है, इसका जो मकबरा है रंगून में है, ठीक ना। चलिए, ये 1857 की क्रांति के समय यही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट है, किसको बादशाह निर्माता कहा जाता है, यानी किंग मेकर किसे कहा जाता था? तो सैयद बंधुओं को कहा जाता है। किसको? सैयद बंधुओं को, ठीक। उसके बाद मैं आपको कल के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। मैं पिछला क्लास में जो जितना भी पढ़ाया हूँ उसमें से आपको क्लास 1 और क्लास 2 में जो भी पढ़ाया है मैंने उसको याद करके आना है, और कल के क्लास में मैं आपसे पूछूंगा सवाल और आपको बताना है। तो यहाँ से आपका जो रिवीजन है वो शुरू हो जाता है, इसलिए आप क्लास 1 और क्लास 2 को याद करके आना है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, ठीक ना। जो जो भी टॉपिक से सवाल बताया उस सभी सवाल को याद करके आना है। तो बस इतना ही है, हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हमने देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।